गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज मेरा सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें, और कहीं भी कोई दिक्कत है हम शुरू से आपका फ्रॉम 1 लेक्चर से अप टू 23 लेक्चर तक सॉल्यूशन का अप टू डेट जो भी है फ्रॉम स्टार्टिंग सीरियल वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में वीडियो अपलोड किया हूँ। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन द्वारा, आपके पास नंबर है, फ़ोन द्वारा कांटेक्ट करें, और कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के करें, मैं पुनः उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, सॉल्यूशन का आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। चलिए, लास्ट टॉपिक है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जिसको हम हिंदी में कहते हैं असामान्य अनुभार। जिसको कहते हैं हम असामान्य अनुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब रही बात, यदि आपका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन का मतलब हुआ टूटना, विघटन होना, और एसोसिएशन का मतलब हुआ कि जुड़ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम कहें कि डिसोसिएशन का केस है, मान लीजिए डिसोसिएशन का केस, डिसोसिएशन का मतलब ही हुआ विघटन। विघटन का केस है। विघटन का मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, जब भी NaCl टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, ये आपका टूट जाएगा Na+ और Cl- में। KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये जब भी टूटेगा तो आपका K+ और Cl- में टूट जाएगा। यानी एक अणु 2 आयंस में विभक्त हो गए, यानी आयनों की संख्या बढ़ रहा है विघटन के केस में। लेकिन हम यहां अगर कहें एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब हुआ संयोजन। एसोसिएशन का मतलब हुआ संयोजन। संयोजन का मतलब हुआ 2 अणुओं का जुड़ जाना। सपोज मान लीजिए ये आपका एसिटिक एसिड है CH3, एसिटिक एसिड का एक अणु है, यहां एसिटिक एसिड का दूसरा अणु। ये आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड का एक अणु, और ये एसिटिक एसिड का दूसरा अणु। और यहां हम देख रहे हैं कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ रहा है। ठीक है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो पहला केस में विघटन बतला रहे हैं। विघटन का मतलब हुआ कि अणु का टूटकर 2 या 2 से अधिक आयंस में विभक्त हो जाना, विघटन, विघटित होना। और एसोसिएशन के केस में बतला रहे हैं 2 अणुओं का जुड़ना। तो होता क्या चीज है कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन केस में क्या होता है
कि किसी भी अणु का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, अनुभार है, उसका वास्तविक अनुभार की अपेक्षा या तो कम होता है या अधिक पाया जाता है। और इसी मॉलिक्यूलर मास को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं डिफिनेशन, इन केस ऑफ association, in case of association and dissociation, in case of association and dissociation, the molecular mass of molecules become less or greater than its actual molecular mass, which is known as abnormal molecular mass। तो क्या लिखा है कि डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन की अवस्था में किसी भी अणु का मॉलिक्यूलर मास उसके वास्तविक मॉलिक्यूलर मास की अपेक्षा कम या अधिक पाया जाता है, जिसे हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहां आप हिंदी में भी लिख लीजिए, संयोजन तथा वियोजन की स्थिति में की अवस्था में किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसके वास्तविक आणविक द्रव्यमान की अपेक्षा कम या अधिक पाया जाता है, जिसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो कहने का मतलब हुआ कि हम आपको लिखा है कि संयोजन तथा वियोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब विघटित होना, टूटना, इस दोनों स्थिति में उसका आणविक द्रव्यमान या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, और इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हम आपको इंग्लिश में भी लिखा दिए, हिंदी में भी लिखा दिए, और याद रखिए डिसोसिएशन विघटन का मतलब हुआ अणु का टूटना, और संयोजन का मतलब हुआ दो अणुओं का जुड़ना। अब किस केस में बढ़ेगा और किस केस में घटेगा इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि डिसोसिएशन केस में क्या होगा, नॉर्मल अधिक होगा कि एबनॉर्मल अधिक होगा,
एसोसिएशन केस में क्या होगा, और जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तब क्या होगा। तो कहने का मतलब हुआ 3 केस है आपका। चलिए 3 केस में हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहला है केस नंबर 1, केस फर्स्ट, इन केस ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ही हुआ विघटन की अवस्था में। विघटन का मतलब हुआ कि आपका टूटना, और जब विघटन की अवस्था होगा तो इस केस में क्या होगा कि आपका नॉर्मल मॉलेक्यूलर मास बिकम ग्रेटर देन एबनॉर्मल मॉलेक्यूलर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्य आणविक द्रव्यमान या सामान्य आणविक द्रव्यमान वो आपका अधिक होगा और सामान्य आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब डिसोसिएशन केस में आप समझ लीजिए केस 1 है, पहला कंडीशन है कि यदि आपका डिसोसिएशन होता है तो उस केस में नॉर्मल मॉलेक्यूलर मास बिकम ग्रेटर देन एबनॉर्मल मॉलेक्यूलर, ये आपका अधिक हो जाए। इसको जरा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए इस तरह से। ये था आपका केस डिसोसिएशन के केस। यदि आपका डिसोसिएशन होता है तो उस केस में ये। अब रही बात केस सेकेंड। केस सेकेंड है कि यदि आपका एसोसिएशन होता है, दो अणु आपस में जुड़ता है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन संयोजन की अवस्था। संयोजन का मतलब हुआ दो अणुओं का जुड़ जाना। तो उस केस में क्या होगा कि एबनॉर्मल मॉलेक्यूलर मास अधिक हो जाएगा और नॉर्मल मॉलेक्यूलर मास कम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका एबनॉर्मल मॉलेक्यूलर मास become greater than normal molecular, उल्टा हो गया, यानी डिसोसिएशन केस की जस्ट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। डिसोसिएशन के केस में होता था नॉर्मल मॉलेक्यूलर मास एबनॉर्मल से अधिक होता था, लेकिन एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एबनॉर्मल मॉलेक्यूलर मास अधिक हो जाएगा नॉर्मल मॉलेक्यूलर मास की अपेक्षा। और यदि इन दोनों में कोई नहीं होता है, इन केस ऑफ नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, केस नंबर 3,
in case of no association and dissociation, यदि आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, संयोजन तथा वियोजन नहीं होगी, जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा उस केस में नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां हो गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर। तो कहने का मतलब 3 केस हम आपको बतलाए। पहला केस था डिसोसिएशन के केस में, जब अणु टूटता है उस केस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से अधिक होगा। अगर एसोसिएशन होता है संयोजन की अवस्था में, जब 2 अणु आपस में जुड़ता है तो उस केस में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से अधिक होगा। और तीसरा केस बतलाए कि यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है तो उस केस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए, इसके आगे जो आपका एक टर्म है दैट इज द बॉन्ड ऑफ फैक्टर। इसके बाद जो एक टर्म है जो इसी से रिलेटेड है वो है आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर, बॉन्ड ऑफ गुणक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है तो आप बतलाइएगा कि सामान्य अनुभार तथा असामान्य अनुभार के रेशियो, रेशियो का मतलब हुआ अनुपात, अनुपात को ही हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहते हैं, जिसे छोटी आई द्वारा निरूपित किया जाता है। मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास to abnormal molecular mass is known as bond of factor and it is represented by small I। तो आप यहाँ कहिएगा कि अगर पूछ देगा कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, यह नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर। इस दोनों के अनुपात को ही हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहते हैं। यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के रेशियो को, अनुपात को, तो आप यहां लिखिएगा it is the ratio of normal
नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यानी कि सामान्य अनुभार तथा असामान्य अनुभार के अनुपात को ही हम वॉन ऑफ फैक्टर कहते हैं, जिसे छोटी आई द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ आप हिंदी में भी लिख लीजिए, सामान्य अनुभार तथा असामान्य अनुभार के अनुपात को वॉन ऑफ फैक्टर इसे स्मॉल आई द्वारा निरूपित सही है। तो आपको इंग्लिश में भी लिखा दिए, हिंदी में भी लिखा दिए। अब रही बात, हम आपको 3 केस बतलाए इन केस ऑफ डिसोसिएशन। 3 केस में बतलाया आपको। पहला केस बतलाए इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, विघटन की अवस्था में तीन केस बतलाए। पहला केस ले रहे हैं हम इन केस ऑफ डिसोसिएशन, विघटन की अवस्था में। तो हम आपको पिछले इस क्लास में क्या बतलाए कि विघटन की अवस्था में नॉर्मल जो है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वह ग्रेटर देन हो जाता है किसके, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के। सही है। नॉर्मल आपका एबनॉर्मल से अधिक हो रहा है। जब नॉर्मल अधिक होगा एबनॉर्मल, तो आई का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आई बिकम ग्रेटर देन 1। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डिसोसिएशन केस में वॉन ऑफ फैक्टर आई का मान क्या होता है। तो आपको लिखना है आई बिकम ग्रेटर देन 1। ये हुआ आपका किस केस में, डिसोसिएशन केस। अब रही बात की केस सेकेंड है, केस सेकेंड है इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, संयोजन की अवस्था, इन केस ऑफ एसोसिएशन, संयोजन की अवस्था। तो यहां आपने क्या कहा कि एबनॉर्मल जो है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वह बड़ा होगा किससे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। एबनॉर्मल जो है नॉर्मल से अधिक होगा। तो जब आपका एबनॉर्मल आपका अधिक हो जाएगा तो उस केस में आई का मान जो है लेस देन 1 हो जाएगा, आई बिकम लेस देन 1। यानी डिसोसिएशन केस में आई ग्रेटर देन 1।
लेकिन एसोसिएशन केस में आई का मान 1 से कम होगा। तीसरा केस है यदि एसोसिएशन नहीं होता। तीसरा कंडीशन है केस 3, इन केस ऑफ नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। संयोजन तथा वियोजन नहीं होने पर उस केस में क्या होगा कि आपका हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जब नॉर्मल एबनॉर्मल के बराबर होगा उस केस में आई का मान जो है 1 के बराबर होगा। तो आपको हम 3 केस बतलाए। 3 केस में पहला केस डिसोसिएशन की अवस्था में बतलाए जिसमें कि आपका आई 1 से बड़ा होगा। एसोसिएशन केस में आई 1 से छोटा होगा। और यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है तो आई का मान 1 के बराबर होगा। अब रही बात कि यदि मान लीजिए एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको 4 बतलाए हैं सहजात गुण, उसमें निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तो आप यहां लिखिएगा इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी can be changed। संयोजन तथा वियोजन की अवस्था, संयोजन तथा विघटन की अवस्था में सहजात गुण में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन किए। अब रही बात की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बतलाए हैं। तो कहता है कि यदि आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना भी मैंने आपको बतलाया उसमें आई फैक्टर गुणक के रूप में जुड़ जाएगा। सपोज मान लीजिए हम पहला बतलाए हैं, आपको याद कीजिएगा, पहला बतलाए है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर
जिसको आप कहते हैं परिसारक दाब। तो हम फॉर्मूला क्या दिए हैं आपको परिसारक दाब का, पाई भी इक्वल टू एन एस टी, या एक फॉर्मूला दिए हैं पाई भी इक्वल टू छोटी w बटे m इंटू एस इंटू, यही दिए हैं। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, सिर्फ इसमें आई गुणक के रूप में जुड़ जाए। सही है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बतलाए हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सही है, हम इसमें आपको एक फॉर्मूला दिए हैं, याद कीजिएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू छोटी एन बटे छोटी एन प्लस वन। इसी में हम दूसरा एक और फॉर्मूला दिए हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू छोटी डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल, जिस पर आपने न्यूमेरिकल्स बनाया। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आई गुणक के रूप में आपको लगा देना है। सही है, तो पहला था ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, खाली आई फैक्टर गुणक के रूप में जुड़ जाए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में भी फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, सिर्फ आई गुणक के रूप में जुड़ जाएगा। तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह आपको बतला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब हुआ क्वथनांक का उन्नयन। सही है, तो फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, आपने फॉर्मूला आपको बदलाया है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू सी एम, या फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी गुना 1/1000 बटा बी गुना डब्ल्यू। तो कुछ नहीं करना है, हमको आई फैक्टर गुणक के रूप में लगा। इस तरह से मेरा ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही है, इसी प्रकार लास्ट जो बच रहा है मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। चौथा जो अंतिम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। हिमांक का अवनमन। अब रही बात, यहां हम हिमांक का अवनमन डेल टी एफ
इक्वल टू के एफ इंटू सी एम और डेल टी एफ बराबर के एफ 1 गुना 1000 बटे बी गुना डब्ल्यू। कुछ नहीं करना है, आई फैक्टर गुणक के रूप में लगा दें। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर आज सॉल्यूशन खत्म हो गया। ये पूरा हमारा 23 लेक्चर चला आपका इस सॉल्यूशन में। तो कहने का मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिए, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है हम आपको क्या करेंगे कि व्हाट्सएप पर आपको नोट्स का पीडीएफ फाइल भेज देंगे। तो जिस बच्चे को भी नोट्स की आवश्यकता हो वो पर्सनली हमको व्हाट्सएप पर मैसेज देकर हमको सूचित कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, उस आपके अपने व्हाट्सएप नंबर पर हम पीडीएफ फाइल के रूप में आपको नोट्स जो है इसका भेज देंगे। और कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है तो आप पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या कोई टर्म नहीं समझ में आया तो फोन द्वारा भी हमको कॉल कर सकते हैं कि सर यहाँ कैसे हुआ। तो उसको हम वीडियो के माध्यम से हम आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और जो वीडियो आपको समझ में नहीं आता हो तो उस वीडियो को बार बार देखा कीजिए, अंतिम तक शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो आपको हर एक चीज बारीक रूप से समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब आज आपका सॉल्यूशन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है नेक्स्ट जो हम लेक्चर से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन शुरू होगा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, और इस तरह से चैप्टर भी आपका द एंड हो गया। इस तरह से चैप्टर आपका यहां द एंड हो। तो इसी तरह हमारे चैनल से आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस लॉकडाउन में आपको बहुत, मुझे विश्वास है कि बहुत फायदा नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से बने रहिए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए चैनल से जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपको हर एक चीज क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।